आज हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप मंड का निर्माण होता है। और तीसरे हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में तभी होता है जब रंध्र खुले होते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित आवश्यक है। प्रयोगों के द्वारा हम ये बात सिद्ध कर चुके हैं। उसी को हम आगे लेते हुए ये तीन बातें आज के एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है, सिद्ध कीजिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग द्वारा सिद्ध करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 मुक्त होती है। अब हम इसे एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करेंगे तो उद्देश्य ऑब्जेक्ट में हमारे यही आ जाएगा। अब उपकरण क्या चाहिए भाई? उपकरण के लिए चूंकि हम प्रकाश संश्लेषण में कर रहे हैं तो पौधा तो चाहिएगा ही जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और चाहिएगा हमें ऑक्सीजन। अगर हमें एक गैस है तो उससे कलेक्शन का भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए। और तीसरा, ऑक्सीजन को चेक करने का भी, परीक्षण करने का भी, टेस्ट करने का भी कोई हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो वही हमारे उपकरण आ जाएंगे। तो हम इसे सिद्ध करेंगे एक जलीय पौधे के माध्यम से। क्यों जलीय पौधा क्यों ले रहे हैं हम, वायवीय पौधा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जलीय पौधा लेने से हमें ऑक्सीजन जब रिलीज होगी तो उसका भी पता लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी द्रव में कोई गैस निकलती है तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, तो हम वो चीज भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर एक जलीय पौधा ले रहे हैं, हाइड्रिला। तो उपकरण में आ जाएगा हमारे पास जलीय पौधा हाइड्रिला। अब इसे रखने के, क्योंकि तालाब में होता है पौधा, तो इसे रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल, अगर हमें वाटर, तो हमें कांच का एक बीकर, कांच का बीकर ट्रांसपेरेंट है, हमें साफ दिखाई देगा। कांच की कीप, इस पौधे को ढकने के लिए कांच की कीप, और एक कांच की परखनली, कांच की परखनली चाहिए हमें। और भैया माचिस चाहिए। पता लगेगा माचिस क्यों चाहिए, ये भी आपको पता लग जाएगा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण भी लिख देंगे। तो वही सिद्धांत है, 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश अपॉन पर्णहरित, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सिद्धांत में एक बात तो ये हुई, और दूसरी सिद्धांत में बात ये हुई कि भाई ऑक्सीजन गैस जो है वस्तुओं के जलने में सहायक है। O2 गैस वस्तुओं के जलने में सहायक है, वस्तुओं के जलने में सहायक है। दैट्स ओके। ये दो हमारे प्रिंसिपल हैं जिन पे हमें वर्क करना है। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। सबसे पहले कांच का एक बीकर लेते हैं और उसमें जल भर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो। अब उसमें एक जलीय पौधा हाइड्रिला, हाइड्रिला कैसा पौधा होता है? हाइड्रिला एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है।
बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, गहरे हरे रंग का पौधा होता है। तो हमने पहले लिया कांच का एक बीकर लेकर उसमें जल भर लेते हैं और उसमें जलीय पौधा हाइड्रिला रख लेते हैं। अब हाइड्रिला पौधा जल में हमने रख लिया और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, ऑक्सीजन निकली तो ये तो ऑक्सीजन पूरी सतह से भाग जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं, कवर करते हैं इसे कांच की एक कीप से। तो सेकंड, पौधे को कांच की कीप से ढक देते हैं, कांच की कीप से ढक देते हैं। कांच की आप जानते हैं एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक छोटी सी नली लगी रहती है और जो होलो रहती है। तो यहीं पे हमने ये रखा हाइड्रिला और जल भरा हुआ है, ये कांच का बीकर है। अब हम क्या करेंगे, अब जल से भरी हुई एक प्रखनली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसे इस कीप के ऊपर उल्टा रख देते हैं। कीप के ऊपर क्या रख देते हैं, उल्टा। तीसरा पॉइंट ये जाएगा, जल से भरी प्रखनली को कीप पर उल्टा रख देते हैं। अब हमने इस उपकरण में उल्टा रख दिया और पूरे उपकरण को उठाकर अब धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट आएगी, पौधे पे सनलाइट पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, जब सनलाइट आएगी तो यहां पर सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। हरा हाइड्रिला पौधा है, नंबर 2 जल भी है, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी इस्तेमाल करेगा, जो पानी में घुली हुई है। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा बढ़ानी है तो हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा घोल दे देंगे, थोड़ा सा क्रिस्टल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर हमें तेजी से एक्सपेरिमेंट को देखना है। अन्यथा की स्थिति में इसमें जो जल में जो प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है वही अपना काम करेगी। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो हाइड्रिला पौधा है जो कीप्स के द्वारा ढका हुआ है, तो कीप से बुलबुलों के रूप में एक गैस जो है प्रखनली के ऊपरी सिरे पर इकट्ठी शुरू होनी हो जाती है और धीरे 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 जल नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इन बुलबुलों की संख्या बढ़ती जाती है, प्रखनली में से पानी निकलता रहता है, क्योंकि अब गैस को, ये जो भी कोई गैस है इसे जगह चाहिए तो पानी को विस्थापित करके ही तो वहां पे इकट्ठी होती रहती है। और कुछ समय बाद हम जब देखते हैं कि पूरी प्रखनली में से जल खाली हो गया है, इसका मतलब ये इसमें कोई गैस भर गई है, तो हम सावधानी से इस टेस्ट ट्यूब को उठाते हैं और इसे अंगूठे से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अपने एक अंगूठे से इसे बंद कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब छोटी होती हैं, छोटे मुंह की होती हैं, ठीक है। अब आता है परीक्षण। परीक्षण में क्या करेंगे, परीक्षण में यही बातें होनी है कि भाई कुछ समय बाद हम क्या करते हैं कि प्रखनली जब गैस से भर जाती है तो प्रखनली को सावधानी से उठाते हैं और अंगूठे से उसे बंद कर लेते हैं। अब जरूरत पड़ेगी माचिस की, जो हमने कहा था कि इसकी बाद में। अब हम एक माचिस से तीली निकालते हैं और उसे जलाते हैं और जलाकर क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए टेस्ट ट्यूब है हमारी ये, और ये अंगूठे से एक बंद है, अंगूठे से बंद है, और यहां से एक हम टेस्ट ट्यूब में प्रखनली में एक तीली को क्या कर रहे हैं, जलाकर इसके पास मुंह के पास लेके जाते हैं और अंगूठे को हटा देते हैं। मुंह के पास ले जाके अंगूठे को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो ज्वाला है ये बहुत तेज हो जाती है जैसे मुंह के नीचे रखते हैं। सामान्यतः तेज नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मुंह के नीचे रखा हमने तो ज्वाला क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि भाई इसके टेस्ट ट्यूब के भीतर, ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर जो गैस थी वो कौन सी थी, ऑक्सीजन थी। और ये बात हम परिणाम में लिखेंगे। अतः सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
अब इसी में है दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में मंड का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मंड का निर्माण होता है। तो सारी चीजें हटेंगी, बस यहाँ पे हो जाएगा सिद्ध करना कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, मंड का निर्माण होता है। हमने कहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मंड ही बनता है, कुछ और नहीं बनता है। ग्लूकोज बनता है जो अल्टीमेटली क्या है, मंड में स्टार्च में बदल जाता है, मंड निर्माण होता है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट को हटाते हैं भाई, और अब गमले में लगा एक पौधा लेंगे, क्योंकि हमें तो मंड को चेक करना है। तो हम ये देखिए जल्दी से एक बना देते हैं। ये हमारा एक पौधा है जो गमले में लगा हुआ है। इज दैट ओके? ये उपकरण, पहले उपकरण लिखें। तो गमले में लगा पौधा है भाई, गमले में लगा पौधा है। और चूंकि हमें मंड परीक्षण किट, अभी कल मैंने बताया था आपको इससे पहली वीडियो में कि भाई मंड परीक्षण किट क्या होती है। किट, नॉट कीट, किट, मंड परीक्षण किट। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यही बनेगा, ये सिद्ध करना है। यही बाद में मंड में, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी श्रेणियां मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स है और जबकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है। जब स्टार्च, ग्लूकोज का इस्तेमाल मैंने बताया था आपको पहले भी, जब ग्लूकोज का प्रयोग या इस्तेमाल पौधा तुरंत नहीं करता तो उसे किसमें संचित कर लेता है? स्टार्च में, मंड में। तो पेड़ पौधों में जो भोजन होता है बच्चों, वो किस रूप में संचित रहता है? मुख्यतः मंड के रूप में संचित रहता है। और यदि मनुष्य के केस में देखें, भोजन तो हम भी संचित करके रखते हैं, लेकिन हमारा वो दूसरा कार्बोहाइड्रेट है और उसका नाम है ग्लाइकोजन। ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है मंड से संबंधित है। तो हम क्या है प्रयोग करेंगे बच्चों? प्रयोग करेंगे, गमले में लगा एक पौधा लेंगे, ठीक है, और उसे क्या करेंगे? 72 घंटे तक अंधेरे में रखेंगे। क्यों रखा? हमने तुरंत परीक्षण अगर कर लिया तो हमें तो ये लग जाएगा भाई इसने क्या आपका प्रकाश संश्लेषण किया नहीं किया, इसमें पहले से किसी और कारण से मंड इसके अंदर है, ठीक है। तो हम गमले में लगा एक पौधा लेंगे और उसे 72 घंटे तक अंधेरे में रखेंगे। अंधेरे में रखने से क्या होगा? उसमें पहले से संचित मंड जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पौधा उसे प्रयोग कर लेगा। अब एक पत्ती तोड़ेंगे अंधेरे में रखने के बाद और उसका क्या करेंगे? मंड परीक्षण करेंगे। ये सब प्रयोग में आएगा। मंड परीक्षण करेंगे पत्ती तोड़कर अंधेरे में रखने पर। मंड परीक्षण कैसे करते हैं ये हमने इससे पहली वीडियो में बताया था, फिर भी ब्रीफ में समझ लीजिएगा, छोटा सा है। सबसे पहले पत्ती को तोड़ेंगे, उसे पानी में उबालेंगे, 5-7 मिनट तक उसे उबालेंगे। उसके बाद उसे बालू उष्मक में अल्कोहल में उबालेंगे। अल्कोहल में उबालने के बाद फिर उसे पानी से धोएंगे और फिर उसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। अगर वो बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, और बैंगनी नहीं हुआ तो उसमें स्टार्च नहीं, स्टार्च बोले तो मंड। अब हमने पत्ती तोड़ी अंधेरे में रखने के बाद और उसका मंड परीक्षण किया तो हमने देखा कि पत्ती पूरी की पूरी रंगहीन है, उसका कोई भी हिस्सा बैंगनी नहीं होता है, रंगहीन है मंड परीक्षण। अभी प्रयोग हमारा चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे? फिर से अब हम दोबारा से पौधे को उठाएंगे और धूप में रख देंगे, कुछ घंटे उसे धूप में रखेंगे।
कुछ घंटे धूप में रखने के बाद अब हम इस पत्ती को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद पुनः मंड का परीक्षण करेंगे। और जब हम मंड का परीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि मंड के परीक्षण में अब जो है पत्ती बैंगनी हो जाती है। जो पहले पत्ती बैंगनी नहीं हुई थी अब वो पत्ती बैंगनी हो जाती है, यानी उसके अंदर मंड का निर्माण हो गया है। और ये हुआ कैसे है? ये हुआ बच्चों ऐसे है जब हमने पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखा। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में जो पदार्थ बना वो कौन है? वो मंड ही है, क्योंकि आयोडीन जो है मंड की उपस्थिति में ही, स्टार्च की उपस्थिति में ही बैंगनी रंग देती है। तो ये हम परिणाम में लिख देंगे। अतः सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में मंड का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये 2 एक्सपेरिमेंट हुए। अब हम चलते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होती है जब रंध्र खुले होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज स्टोमेटा? रंध्र क्या है, जिन्हें अंग्रेजी में हम स्टोमेटा बोलते हैं, कि भाई ये क्या चीज है। तो अभी हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करना है तो मैं छोटा सा आपको बता दूं। पेड़ पौधों की मुख्यतः पत्तियों की दोनों सतह पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब आप देखिए कि भाई पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है उसे? मुख्यतः कच्चे पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल तो वो पानी से ले रहा है, जल तो वो जड़ों के द्वारा ले रहा है, जमीन से, भूमि से। लेकिन ये CO2 वातावरण से ले रहा है, तो ये कैसे पौधा ले रहा है? उसके अंदर कैसे जा रही है? तो इसे जाने का स्पेस जो है इस पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे क्या है? रंध्र हैं। अब ये रंध्र के द्वारा ही ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये तो तभी हम सिद्ध कर सकते हैं जब रंध्र को हम एब्सेंट करके दिखाएं। एब्सेंट कैसे करेंगे भाई? रंध्र को बंद कर दो। रंध्र को बंद कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। तो उद्देश्य है प्रयोग द्वारा सिद्ध करना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुले रंध्रों द्वारा ही होती है। उपकरण क्या क्या है? गमले में लगा पौधा है भाई, गमले में लगा पौधा, ठीक है। और वैसलीन और मंड परीक्षण किट, अब क्या करेंगे? गमले में लगा एक पौधा लेंगे और उसे 72 घंटे तक क्या करेंगे? 72 घंटे तक क्या करेंगे? अंधेरे में रखेंगे, जिससे उसका पहले से उपस्थित मंड क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इस पौधे को लेंगे और एक पत्ती की दोनों सतहों पर वैसलीन का लेप कर देंगे। डोर्सल साइड पर भी पत्ती की और वेंट्रल साइड पर। हमने कहा था ना पत्ती की 2 साइड होती है, एक ऊपरी, ये पत्ती है अगर मान लिया, एक ऊपरी सतह एक निचली सतह, तो हम दोनों सतहों पर एक पत्ती के क्या कर देंगे? वैसलीन लगा देंगे। क्लियर? वैसलीन लगाने से क्या होगा कि उस पत्ती के जिस पर हमने वैसलीन लगाई है रंध्र जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने बताया छोटे छोटे छिद्र हैं। वैसलीन लगाएंगे तो छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद रहेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पत्ती ट्रांसपेरेंट है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां पर, रंध्र ही बंद हुए हैं, सूर्य के प्रकाश को नहीं रोकेगी वैसलीन, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अब पूरे उपकरण को उठाकर क्या करेंगे? धूप में रख देंगे। सिद्धांत तो वही मैंने बताया, सिद्धांत में तो वही लिखना है हमें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 6CO2 + 12H2O = प्रकाश बटे पर्णहरित C6H12O6 + 6O2 + 6H2O।
ये सिद्धांत है। प्रयोग में वही लिया हमने, गमले में लगा पौधा लेते हैं और उसे 72 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं जिससे उसका मंड जो है समाप्त हो जाए। अब पौधे की, गमले में लगे पौधे की एक पत्ती पर वैसलीन लगाते हैं, उसकी दोनों सतहों पर, डोर्सल साइड पर, अधर सतह पे भी और पृष्ठ तल पर भी, डोर्सोवेंट्रल साइड कहते हैं इसे, दोनों सतह पर वैसलीन लगाते हैं, उपकरण को उठाकर धूप में रख देते हैं। अब आता है परीक्षण। अब कुछ समय पश्चात हम पौधे की 2 पत्तियां तोड़ेंगे। एक पत्ती तो वो तोड़ेंगे जिस पर हमने वैसलीन लगाई है और एक पत्ती वो तोड़ लेंगे जिस पर हमने वैसलीन नहीं लगाई है, और दोनों पत्तियों का करेंगे क्या, मंड परीक्षण। और जब हम मंड परीक्षण करते हैं दोनों पत्तियों का, तो हम देखते हैं जिस पत्ती पर हमने वैसलीन लगाई है वो हिस्सा रंगहीन ही रहता है, लेकिन जिस पत्ती पर हमने वैसलीन नहीं लगाई थी वो पत्ती मंड परीक्षण में क्या हो जाती है, बैंगनी हो जाती है। सारी बातें वही हैं, वही गमले में लगा एक ही पौधा है, उसी पौधे की 2 पत्तियां हैं। अंतर ये किया हमने, केवल एक पत्ती पे वैसलीन लगाई, दूसरी पत्ती पे वैसलीन नहीं लगाई, तो जिस कारण से रंध्र बंद हो गए, और रंध्र के बंद होने से CO2 जो है अंदर नहीं जा पाई, एक कंपोनेंट अंदर नहीं जा पाया, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो अतः हम सिद्ध होता है कि रंध्रों के खुले होने पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रंध्र बंद होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ये बातें समझ में आई हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण को, अब हमने प्रयोग द्वारा इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया है कि भाई सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अब आप खुले तौर पर समझा सकते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सब बातें होती हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, भाई प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं क्या, कुछ ऐसे कारक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और रंध्र की संरचना क्या है, ये हम अगली वीडियो में डालेंगे। मैं समझता हूं आपको ये पूरा का पूरे जो है एक्सपेरिमेंटली प्रकाश संश्लेषण की प्रामाणिकता सिद्ध हुई होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आपसे एक निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।